राम राम जी, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एवी क्लासेस बाई अनिल सर पर। तो देखिए, आज की जो अपनी क्लास होगी बिल्कुल हरियाणा जीके का बेसिक होगा, बिल्कुल जीरो से हर वो आंकड़ा होगा जो बिल्कुल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जो बच्चा शुरुआत कर रहा है उसके लिए जो है ये क्लास देखना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से देखिएगा वीडियो को। चैनल पर पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हरियाणा से रिलेटेड सारी बेसिक जानकारियाँ आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगी। तो देखिए, सबसे पहले बात करूँगा, हम डिस्कस करें हरियाणा प्रदेश का। तो हरियाणा प्रदेश जो है 1 नवंबर 1966 को जो है पंजाब से अलग होकर के जो है एक नया राज्य बना था। याद रखेंगे, पंजाब राज्य का हिस्सा हुआ करता था हमारा हरियाणा। 1 नवंबर को 17वें राज्य के रूप में गठन हुआ था हरियाणा प्रदेश का। ये भी याद रखेंगे, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और 7वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है ना, 7वें संविधान संशोधन के तहत जो है 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ था। उसके बाद बात करूँ मैं हरियाणा में जिलों की संख्या। वर्तमान में जिलों की संख्या 22 है। याद रखेंगे, जब हरियाणा प्रदेश बना था उस समय जिलों की संख्या 7 हुआ करती थी। ये आंकड़ा भी साथ के साथ याद रखेंगे भाई। बिल्कुल, अब हरियाणा प्रदेश के अंदर जो मंडलों की संख्या है वो कितनी है? 4। और 2016 से 6 है अब फिलहाल जो है वर्तमान में, और 2016 से पहले जो है मंडलों की संख्या 4 हुआ करती थी। ठीक है, याद रखेंगे। प्रशासनिक जो मंडल है, डिवीजन बोलते हैं जिसको, तो वो कितने हैं? 6 हैं, याद रखेंगे। उसके बाद बात करूं मैं हरियाणा प्रदेश की राजधानी। हरियाणा प्रदेश की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है, याद रखेंगे। हरियाणा तथा पंजाब की संयुक्त रूप से दोनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ ही है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं विधानमंडल। हरियाणा प्रदेश का जो विधानमंडल है वो विधानसभा है और एक सदनीय है। सिर्फ यहाँ क्या है? एक ही सदन है जिसको विधानसभा कहते हैं, याद रखेंगे। और विधानसभा की फिलहाल जो है 90 सीटें हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, 90 में से 17 सीटें जो है आरक्षित है एससी कैंडिडेट के लिए। उसके बाद बात करूं मैं जो संसदीय क्षेत्र है। ठीक है, 2 प्रकार के संसद हमारे हरियाणा प्रदेश से जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करूं राज्यसभा की जो है 5 सीटें हैं हरियाणा प्रदेश से, और लोकसभा की जो है 10 सीटें हैं, यानी कि 10 MP जो है चुने जाते हैं जनता के द्वारा। ठीक है, तो 10 में से 2 सीटें आरक्षित हैं, ये भी याद रखेंगे। बिल्कुल जो है बेसिक सी बातें हैं, ये ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद देखिए छोटे छोटे आंकड़े हैं बिल्कुल। तो देखिए, हरियाणा जो प्रदेश है उसकी तहसीलों की संख्या जो है 95 है। यदि आपको ऑप्शन में 93 मिले तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, 93 भी है। ठीक है ना भी, आंकड़ों में कहीं कहीं 93, 94 और 95 तीनों ही है। ऑप्शन में यदि 95 और 93 है तो आप 95 करेंगे, अगर 95 नहीं है तो 93 करेंगे। ठीक है, नए आंकड़ों के अकॉर्डिंग जो है 95 है। नेक्स्ट देखिए, जो ब्लॉकों की संख्या है, ठीक है ना, जो खंड है वो कितने हैं? याद रखेंगे, हरियाणा प्रदेश के अंदर 143 खंड है, बिल्कुल जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, पंचायत समितियां 126 हैं। ठीक है, और ग्राम पंचायत, ये आंकड़े बदलते रहते हैं, लगभग जो है 6000 प्लस है, याद रखेंगे। 6234 है, और कहीं कहीं जो है 6228 भी आपको देखने को मिल सकता है। तो कहीं भी दोनों ऑप्शन एक जैसे नहीं मिलेंगे, तो 6234 या 6228 है, वो भी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नगर निगम पहले 10 हुआ करते थे, कहीं कहीं आंकड़ों में आपको 10 मिल सकते हैं, लेकिन 11 हैं। ठीक है, मानेसर को जो है नया नगर निगम बनाया गया। उसके बाद नगर परिषद की बात करूँ तो नगर परिषद फिलहाल वर्तमान में कितने हैं? 21 है, और कहीं कहीं जो आपको 23 दिखाई दे जाए तो ऑप्शन में आप 23 भी लगा सकते हैं। गांव की संख्या जो है 7000 प्लस है, 7030 के आसपास जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर गांव हैं। उसके बाद बात करूं मैं नगर पालिका। हरियाणा प्रदेश के अंदर 56 नगर पालिका है, याद रखेंगे, बिल्कुल 56 जो है नगर पालिका है। उसके बाद देखिएगा, उच्च न्यायालय। पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ में है, दोनों का संयुक्त रूप से साझा है। क्षेत्रफल की बात करूँ तो हरियाणा प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर है। 2011 के अकॉर्डिंग जो हरियाणा प्रदेश की जनसंख्या है वो कितनी है? 2,53,51,462 व्यक्ति हैं, याद रखेंगे भाई। उसके बाद करें हम जनसंख्या घनत्व जो है 573 हुआ करता था हरियाणा प्रदेश का। जो जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 573। ठीक है, राजभाषा हिंदी है, अतिरिक्त जो दूसरी भाषाएं हैं वो कौन सी है? अंग्रेजी तथा पंजाबी है। तो दूसरी जो भाषा का दर्जा है वो किसे दिया गया है? पंजाबी को, याद रखेंगे। क्षेत्रीय भाषाएं जो है हरियाणवी है, अहीरवाटी है, मेवाती है, बागड़ी है, बिल्कुल। ठीक है,
नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा प्रदेश की जो साक्षरता दर है 2011 के अकॉर्डिंग 75.55% है, 75.55। ये आपको ऑप्शन में 76 दिखे तो भी गलत नहीं होगा। उसके बाद बात करूँ मैं लिंग अनुपात की। लिंग अनुपात जो है हरियाणा प्रदेश का, याद रखेंगे 879 था जब 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब जो है सुधार आया है बिल्कुल, इसके अंदर 879 हुआ करता था, ठीक है। अब इसके अंदर सुधार आया है। हरियाणा प्रदेश जो है लिंग अनुपात के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य था। बात करें भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है 1.3% हिस्सा है, याद रखेंगे। और जनसंख्या जो है हरियाणा प्रदेश के पास 2.09% है पूरे भारतवर्ष की। सबसे बड़ा शहर जो है फरीदाबाद है, याद रखेंगे। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? फरीदाबाद है। उसके बाद बात करूँ मैं हरियाणा प्रदेश की और बेसिक जानकारी है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो छोटा जिला है वो फरीदाबाद है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? फरीदाबाद है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? पंचकुला है, याद रखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजकीय पशु कौन सा है? काला हिरन है। राजकीय पक्षी काला तितर है। राजकीय पुष्प जो है कमल है। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय खेल कुश्ती है। और राजकीय नृत्य जो है सांग है। और राजकीय भाषा हिंदी है। बहुत बार एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल दिखाई दे जाएगा। इसी पेज के ऊपर जो है जितने भी क्वेश्चन है आपको बिल्कुल एक क्वेश्चन दिखाई देगा। राजकीय जो पशु है वो क्या है? काला हिरण है। राजकीय पक्षी है काला तितर है। राजकीय पुष्प है वो कमल है। राजकीय वृक्ष है वो पीपल है। राजकीय खेल कुश्ती है। राजकीय जो नृत्य है वो सांग है। राजकीय भाषा क्या रहेगी? हिंदी रहेगी। और दूसरे नंबर की भाषा कौन सी है? पंजाबी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो है हम सारे के सारे हरियाणा प्रदेश के जो 22 के 22 जिले हैं उनके बारे में यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे। देखिए सबसे पहले बात करूँ मैं, हरियाणा के अंदर 22 ज़िले हैं, ठीक है। और 22वां ज़िला जो बना है, 22वां चरखी दादरी बना है, याद रखेंगे 2016 में बना था। जब हरियाणा प्रदेश बना था उस समय 7 ज़िले हुआ करते थे। बात करेंगे सभी के बारे में। तो सबसे पहले बात करूँ मैं, अम्बाला है, भिवानी है, चरखी दादरी है, फरीदाबाद है, फतेहाबाद है, गुरुग्राम है, हिसार है, झज्जर है, जींद है, कैथल है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है, महेंद्रगढ़ है, नूह है, ठीक है। ये अपने 14 ज़िले हैं। अगले 7 जो है नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट आपके पास ये देखिए पलवल है, उसके बाद पंचकूला है, पानीपत है, रेवाड़ी है, रोहतक है, सिरसा है, सोनीपत है और जो है यमुनानगर है, याद रखेंगे सारे के सारे ज़िले। बिल्कुल जिलावार जीके भी जो है जल्द ही यहाँ स्टार्ट करने का काम करेंगे। सारे के सारे ज़िलों को डिटेल में बताने का काम करेंगे। जल्द ही आपको जो है वो वीडियो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा राज्य में मंडलों की संख्या जो है 6 है। आपको पता होगा 6 मंडल स्टार्टिंग में बताए थे। तो सबसे पहले बात करूँ मैं, अम्बाला मंडल है एक, फिर उसके बाद गुरुग्राम है, रोहतक है, फरीदाबाद है, हिसार है, करनाल है, ठीक है ना। ये 6 मंडल हैं और इन 6 मंडलों के अंतर्गत कौन कौन से जो है ज़िले आते हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करूं मैं अम्बाला मंडल। अम्बाला मंडल में 4 ज़िले आते हैं। वो चारों ज़िले कौन कौन से? खुद अम्बाला है, पंचकूला है, यमुनानगर है, कुरुक्षेत्र है, ठीक है ना। अम्बाला मंडल में 4 ज़िले आते हैं, चारों के चारों ये हैं। उसके बाद 3 ज़िले जो है फरीदाबाद मंडल में आते हैं। फरीदाबाद है, पलवल है, नूह है, याद रखेंगे फरीदाबाद, पलवल, नूह। उसके बाद गुरुग्राम जो मंडल है उसके अंदर खुद गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ आते हैं। उसके बाद बात करूँ मैं हिसार मंडल। हिसार मंडल में कितने हैं? हिसार है, फतेहाबाद है, जींद है, सिरसा है, 4 ज़िले जो है फतेहाबाद मंडल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद बात करूं हरियाणा राज्य में जो रिमेनिंग 2 मंडल और बच गए, मंडल नंबर 5 है। 5 के अंदर सबसे ज़्यादा ज़िले रोहतक मंडल में 5 ज़िले आते हैं, याद रखेंगे भाई। रोहतक, झज्जर, भिवानी, सोनीपत, चरखी दादरी, याद रखेंगे। 5 मंडल जो है रोहतक 5 ज़िले जो है रोहतक मंडल के अंतर्गत आते हैं, याद रखेंगे। करनाल ज़िले में जो है करनाल मंडल के अंतर्गत जो है 3 ज़िले आते हैं, खुद करनाल, कैथल और पानीपत, ठीक है, तो याद रखेंगे। तो सबसे पहले बात करूं मैं, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है। तो हरियाणा प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो है पंडित भगवत दयाल शर्मा हुआ करते थे, याद रखेंगे। जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो हरियाणा विधायक दल के जो नेता थे वो पंडित भगवत दयाल शर्मा को चुना गया। 1 नवंबर को जब हरियाणा प्रदेश बना तो पंडित भगवत दयाल शर्मा को जो है चम्मन विधायक हुआ करते थे उस टाइम पे, और जो है इन्हें जो है अपना विधायक दल का नेता चुना और इन्हें ही जो है हरियाणा प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बनाना
जो है उचित समझा उन्होंने और पहला मुख्यमंत्री इन्हें बनाया गया। ठीक है, तो इनसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखिए। इनका जो जन्म है वो 1918 में हुआ था और झज्जर बेरी से संबंध था इनका, याद रखेंगे। ठीक है, यानी कि झज्जर से थे ये। पहले जो मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के थे वो कहाँ से थे? झज्जर से थे। और झज्जर कहाँ पड़ता है? बेरी से थे और झज्जर में पड़ता है, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद बात करूँ मैं, ये दो राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के। ठीक है ना, दोनों ही राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं और 1993 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए 1967 में हरियाणा प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन भी लगता है और 1967 में ही जो है चुनाव भी होते हैं। और चुनाव में जो है राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी, यानी कि उनकी खुद की पार्टी बनाई उन्होंने, हरियाणा विशाल पार्टी, जो है दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री बनते हैं, जिसका चुनाव चिन्ह था उगता हुआ सूरज। ठीक है, याद रखेंगे, उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह था उगता हुआ सूरज। ठीक है, और पहली गैर कांग्रेसी क्षेत्रीय पार्टी बनी ये, और जिसने जो है बुरी तरह जो है कांग्रेस को हराने का काम किया था इस इलेक्शन में। और पहली बार में ही राव वीरेंद्र ने जो है अपनी जो है सत्ता स्थापित की यहाँ। और जो कांग्रेस है उसने जो है राव निहाल सिंह को इसके सामने जो है इनके अपोजिट खड़ा किया था, लेकिन ये बुरी तरह इनको पटकनी देने में कामयाब रहे और जो है अपनी सरकार बनाने में सक्षम रहे थे। तो याद रखेंगे, पहले गैर कांग्रेसी यदि मुख्यमंत्री पूछा जाए तो राव वीरेंद्र सिंह ही रहेंगे। ठीक है, और देखिए जो हरियाणा प्रदेश के इनका जो संबंध है नांगल पटानी गांव, जो कि रेवाड़ी में पड़ता है, आपको पता होगा। ठीक है, अहिरवाल बेल्ट है वो पूरी की पूरी जो रेवाड़ी महेंद्रगढ़ का क्षेत्र है, आपको पता होगा। इनको पूरी तरह से जो है समर्थन दिया गया जो है वहाँ की जनता द्वारा। और इनकी बहन सुमित्रा, याद रखेंगे, सुमित्रा जो है पहली निर्विरोध विधायिका चुनी गई थी, याद रखेंगे। ये इनकी बहन थी, ये इनका भाई था मतलब। ठीक है, तो याद रखेंगे सुमित्रा का भाई राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, और सुमित्रा जो है पहली निर्विरोध विधायिका बनी थी। ठीक है, और इन्हीं के शासनकाल में जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। और उस समय हरियाणा प्रदेश के जो राज्यपाल थे वो बीएन चक्रवर्ती हुआ करते थे, याद रखेंगे। ठीक है, बीएन चक्रवर्ती थे। और राष्ट्रपति जो है जाकिर हुसैन हुआ करते थे, याद रखेंगे, भारत देश के राष्ट्रपति। उसके बाद बात करूँ, तीसरे नंबर के जो मुख्यमंत्री बने थे वो चौधरी बंसी लाल थे हरियाणा प्रदेश के। ठीक है, जिन्हें हरियाणा का लाल भी कहा जाता है। हरियाणा प्रदेश का शिल्पी बहुत सी जो है 1968 से लेकर के 1975 तक जो है हरियाणा प्रदेश के सीएम पद पर जो है इन्होंने काम किया। हरियाणा का लौह पुरुष, शिल्पी, आधुनिक हरियाणा का निर्माता जो है इन्हें कहा जाता है, याद रखेंगे। ये भिन्न भिन्न जो है संज्ञाएं इनको दी गई है इनके कार्य के कारण। ठीक है, और इनका जो जन्म होता है वो गोलागढ़, ठीक है ना, याद रखेंगे, भिवानी जिले में हुआ था। तो ये तीनों के तीनों कई बार नाम पूछ लिए जाते हैं, किनको जाना जाता है। तो इनका जो जन्म है वो गोलागढ़ गांव, जो कि भिवानी जिले में पड़ता, 1927 में हुआ था। ये भी याद रखेंगे, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सारा बिल्कुल डिटेल में बताया जाएगा आपको। उसके बाद देखिए 1968 से लेकर के 1975 तक जो है इनका कार्यकाल था। और 41 वर्ष की आयु में जो है हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, जो कि सबसे युवा मुख्यमंत्री रहे थे हरियाणा प्रदेश के, याद रखेंगे। ठीक है, और ये दूसरे विश्व युद्ध में जो है आर्मी में थे, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो सेकेंड वर्ल्ड वार था उसमें जो है ये आर्मी में हुआ करते थे। ठीक है, 1939 से 45 के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था उसमें जो है ये एज ए सोल्जर थे। और इन्होंने जो है तमिल को जो है हरियाणा प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा का दर्जा दिलाया था, याद रखेंगे, तमिल भाषा को, क्योंकि पंजाबी से बहुत प्रॉब्लम थी। और हरियाणा ये जो है केंद्र में डिफेंस रक्षा मंत्री भी रहे हैं, याद रखेंगे। ये भी जो है 1975 में जो है सेंटर सरकार में। और इनकी जो इन्होंने जो है अपने कार्यकाल में एक नसबंदी चलाई थी, शायद उसी के कारण जनता मतलब लोगों की ज़बरदस्ती से जो है नसबंदी की थी 1977 में। और इसी कारण जो है राष्ट्रपति शासन लगा। और 1977 में ही जो है ये हार जाते हैं, इंद्रावती नामक एक महिला से जो है बुरी तरह हार जाते हैं। फिर उसके बाद तोसाम से भी जो है ये हार जाते हैं और उसके बाद खुद की पार्टी का गठन करते हैं, हरियाणा विकास पार्टी जो है, और जिसका चुनाव चिन्ह था लड़का लड़की। ठीक है, याद रखेंगे, लड़का लड़की जो है उसका चुनाव चिन्ह हुआ करता था। तो खुद की पार्टी बनाई बाद में इन्होंने
फिर जा कर के जो है इन्होंने जो है अपनी सरकार बनाई दोबारा। उसके बाद बात करूँ मैं बनारसी दास गुप्ता, ठीक है। बनारसी दास गुप्ता जो है याद रखेंगे, भिवानी से संबंध है इनका बनारसी दास गुप्ता का, ठीक है। और 3 पदों पर रहे ये भी याद रखेंगे कि 3 पद जो है इन्होंने संभाल रखे थे, विधानसभा अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री, 3 पदों पर रहे थे ये अपने कार्यकाल के दौरान जो है, ठीक है। विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और 1977 में जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय जो है बनारसी दास गुप्ता ही जो है हरियाणा प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, ठीक है, मुख्यमंत्री हुआ करते थे, याद रखेंगे, ठीक है। और उस समय राज्यपाल जय सुखलाल हुआ करते थे, ये भी ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रपति जो है फखरुद्दीन अली अहमद हुआ करते थे जब 1977 में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जो है हरियाणा प्रदेश में लगा था। और उपराष्ट्रपति जो है बीडी जत्ती हुआ करते थे, ये भी बात ध्यान रखेंगे जब 1977 में राष्ट्रपति शासन लगा था। उसके बाद बात करूँ मैं चौधरी देवीलाल, ताऊ की संज्ञा इनको दी गई थी, एक महान व्यक्तित्व जिनका संबंध सिरसा के तेजाखेड़ा से है, याद रखेंगे। और स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे ये, 25 सितंबर को इनका जन्म होता है और ये एक तरह से मसीहा थे किसानों के, इसीलिए इनको जो है ताऊ, जननायक, किंग मेकर भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये तीनों के तीनों नाम जो है इन्हीं को दिए गए हैं, ताऊ भी कहा जाता है, जननायक, किंग मेकर भी जो है इन्हीं को कहा जाता है। और याद रखेंगे 68 साल की उम्र में जो है सबसे बुजुर्ग हरियाणा प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने थे, ये भी ध्यान रखेंगे। ये एक आंकड़ा जो है अक्सर पूछ लिया जाता है सबसे जो है। और इनकी समाधि जो है यमुना नदी के किनारे संघर्ष घाट नाम से है आज भी, ठीक है, तो याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। और 2 बार इन्होंने जो है हिंदुस्तान देश के उप प्रधानमंत्री के पद पर काम भी किया, एक बार जब प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और दूसरी बार वीपी सिंह हुआ करते थे, ये उनके कार्यकाल के दौरान उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उसके बाद बात करूँ मैं भजनलाल, ठीक है, हरियाणवी राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है, इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, बिश्नोई समाज के सिरमौर भी कहा जाता है इनको, ठीक है, याद रखेंगे। हिसार क्षेत्र जो है इनकी कर्म भूमि हुआ करता था। 1979 से लेकर के 86 तक जो है मुख्यमंत्री पद पर रहे ये हरियाणा प्रदेश के, ठीक है। और सेंट्रल सरकार में जो है कृषि मंत्री और पर्यावरण मंत्रालय भी जो है इनको सौंपा गया था जब सेंट्रल सरकार ने जो है इनको दायित्व दिया गया। और उस समय जो है राज्यपाल जीडी तापसे हुआ करते थे, याद रखेंगे। उसके बाद बात करूं मैं, बंसीलाल बने 86 से 87 तक, 1 साल तक बंसीलाल बने, डिटेल में हमने पढ़ लिया इनके बारे में। फिर देवीलाल एक बार फिर बनते हैं, देवीलाल जो है 87 से 89 तक जो है फिर हरियाणा प्रदेश के सीएम बनते हैं। और उसके बाद में बात करूं तो नए जो है ओम प्रकाश चौटाला बनते हैं। और ओम प्रकाश चौटाला के पास जो है 5 बार हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है, याद रखेंगे, 5 बार शपथ ली इन्होंने, ठीक है। और सिर्फ मात्र 6 दिन तक, सिर्फ 5 दिन लगा लेंगे हम, 12 से लेकर 17 तारीख तक, यानी कि लगभग 5-6 दिन, सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी जो है इन्हीं के नाम है, याद रखेंगे। और मैम कांड के बाद जो है इनको जो है जनता ने नकार दिया था, इसके कारण जो है इनकी कुर्सी चली गई, शायद कभी डिस्कस करेंगे मैम कांड के बारे में भी। उसके बाद बात करूँ मैं मास्टर हुकम सिंह, जिनका संबंध चरखी दादरी से था, ठीक है, याद रखेंगे। और उसके बाद जो है बनारसी दास गुप्ता, बंसीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, ऐसे बनते गए, चलते चले गए। और इस तरह जो है 2004 आ जाता है और जो हरियाणा प्रदेश की राजनीति में जो है एक नया बदलाव आता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि 10 साल तक हरियाणा प्रदेश के सीएम रहे, जिनका संबंध जो है 2014 तक 2 बार, जिनका संबंध जो है कहाँ से है, रोहतक से है। और उसके बाद बात करूँ मैं 2014 में जो है हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं मनोहर लाल खट्टर। और अब जो है फिलहाल 2024 में, याद रखेंगे 2024 में, अब हाल ही में प्रेजेंट में जो है नायब सिंह सैनी जो है हरियाणा प्रदेश के 11वें नंबर के चीफ मिनिस्टर है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब जो है वर्तमान सवाल है, हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बताइए, यदि आपको पता है तो आपको पता होगा हरियाणा प्रदेश की दमदमा झील, ठीक है, दमदमा झील जो कि सबसे बड़ी झील है और लगभग 3000 एकड़ में फैली हुई है। और जल्दी से कमेंट करके ये बताएं कि दमदमा झील कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट है कर्ण झील कहाँ पर स्थित है? तो कर्ण झील जो है के से कर्ण, के तक करनाल, याद रख लियो। कर्ण झील को जो है 1972 में बनाया गया था और 17 एकड़ में फैली हुई है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो करनाल के अंदर है कर्ण झील,
एक चक्रवर्ती झील भी करनाल के अंदर है। उसके बाद देखिए सुल्तानपुर झील कहाँ पर स्थित है। सुल्तानपुर जो है गुरुग्राम में है और कभी कभार जो है फरूखनगर यानी कि गुरुग्राम के फरूखनगर में है। ऑप्शन दोनों ही आते हैं। और सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं और साइबेरियन पक्षी जो है सर्दियों के मौसम में यहाँ आते हैं, याद रखेंगे। और बहुत ही मतलब प्रसिद्ध है ये, बहुत बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। और नार्मी गंगे जो है एक परियोजना चलाई गई कि गंगा का जल इसके अंदर लाने के लिए जो है एक मुहिम चलाई गई है। और जो रिवर गंगा है अपनी, उसको जो है 2008 में राष्ट्रीय रिवर का यानी कि राष्ट्रीय नदी का जो है दर्जा दिया गया था, याद रखेंगे। उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे। और गढ़ी सराय से फरूखनगर तक एक रेल लाइन नमक ढोने के लिए बनाई गई थी। ये भी अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। इससे यहाँ पता चलता है कि नमक की भरमार यहाँ हुआ करती थी एक समय में, ठीक है। तो कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य थे जो यहाँ हमने डिस्कस किए हैं, इनको भी ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन जो है दाएं बाएं से भी पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं सीधा सीधा आए, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ऐसे ही जो है टॉपिक हम दिन ब दिन आपके लिए जो है अपलोड कर रहे हैं। हर टॉपिक जो कि हरियाणा जीके से संबंधित होगा हम यहाँ जो है अपलोड करने का काम करेंगे। और आप भी जो है बदले में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी लास्ट में ये ज़रूर बताइए। ये सारी की सारी जो सुल्तानपुर झील से संबंधित जो सारे का सारा डाटा है बड़ी मेहनत से इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत से क्वेश्चन यहाँ कवर करने का काम करेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, बड़खल झील कहाँ पर स्थित है। तो बड़खल झील याद रखेंगे हरियाणा प्रदेश के फरीदाबाद में स्थित है। और इस झील को बनाने के लिए अरावली पर्वत श्रृंखला यानी कि अरावली की पहाड़ियों को काटकर बनाई गई है ये। और 1947 में बनाई गई थी। और इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य जो है सिंचाई था, याद रखेंगे। बड़खल झील कहाँ पर स्थित है, फरीदाबाद में। अरावली की पहाड़ियों को काटकर बनाई गई है, 1947 में बनाया गया था। और सिंचाई जो है मेन उद्देश्य था, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। भिंडावास, ठीक है। भिंडावास हरियाणा प्रदेश की सबसे सुंदर झीलों में से एक है। और ये हरियाणा प्रदेश के झज्जर जिले में स्थित है, याद रखेंगे। और जो है आर्द्र भूमि झील है ये भी याद रखेंगे। और सबसे सुंदर झील, ठीक है, हरियाणा प्रदेश की जो है सबसे सुंदर झीलों में से एक झील है। और ये मतलब इसके अंदर छोटे छोटे द्वीप हैं और सबसे सुंदर झील है। अक्सर एग्जाम में एक सवाल पूछा गया था, हरियाणा प्रदेश की सबसे सुंदर झील कौन सी है, यही है। लाल बुलबुल और ब्राउन हंस के लिए बड़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर लाल बुलबुल और ब्राउन हंस पाए जाते हैं, ये भी तथ्य याद रखेंगे। और यही एकमात्र झील है जहाँ रात में रुकने के लिए जो है सुविधाएं हैं। टिक्कर ताल झील जो है आपको पता होगा हरियाणा प्रदेश का एक पंचकूला जिला है। पंचकूला में जो है टिक्कर ताल झील है जो शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है, खासकर जो है मोरनी की पहाड़ियों में स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। शिवालिक श्रेणी उसमें मोरनी की पहाड़ी में। उसके बाद सनहित सरोवर कहाँ पर स्थित है, ठीक है। सनहित सरोवर याद रखेंगे कुरुक्षेत्र में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में छपता है। और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास स्थान माना जाता है इस झील के अंदर। बहुत बार जो है अक्सर एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि सनहित सरोवर में 7 नदियों का संगम हुआ करता था, कभी 7 नदियां यहाँ मिलती थी। उसके बाद तिलियार झील रोहतक में स्थित एकमात्र झील जो है तिलियार झील है, याद रखेंगे। तो तिलियार झील कहाँ पर स्थित है, रोहतक में स्थित है, याद रखेंगे। और गौकर्ण तालाब भी जो है कहाँ पर स्थित है, रोहतक में है, याद रखेंगे। उसके बाद ब्लू बर्ड झील कहाँ पर स्थित है। ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड दोनों की दोनों झील हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले में स्थित है, याद रखेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में छपा है, ठीक है। और देखिए इससे संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे हांसी में स्थित है ब्लैक बर्ड झील, ठीक है। और अमती तालाब भी जो है कहाँ पर स्थित है, हांसी में है, ठीक है। ब्लैक बर्ड आ जाए या ब्लू बर्ड, कभी कभार जो ऑप्शन में हिसार हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हांसी हिसार में है। कोटला उजीना लाल लेली जिसके पीछे हो पता होगा आपको कहाँ पर स्थित है, हरियाणा प्रदेश के नूह जिले में स्थित है ये झील, ठीक है, कोटला झील जो है। और याद रखेंगे उजीना चंदेली संगेरी झील, ठीक है ना, ये चंदेली है, याद रखेंगे। चंदोला झील जो है, सारी की सारी झीलें कहाँ पर स्थित है, हरियाणा प्रदेश के नूह, ठीक है। पहले इसे मेवात के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2016 के बाद इसका नाम बदल दिया। उसके बाद चिल्ली झील,
ठीक है। चिल्ली झील जो है फतेहाबाद में स्थित है, याद रखेंगे हरियाणा प्रदेश के फतेहाबाद में। डबचिक, ठीक है ना, और डबचिक झील जो है हरियाणा प्रदेश के पलवल में स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे। और द्रौपदी घाट भी जो है इसी के अंदर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद धनुर झील जो है हरियाणा प्रदेश के, याद रखेंगे सिरसा, ठीक है, डेरों की भूमि कहा जाता है भाई सिरसा को, याद रखेंगे। और धनुर झील जो है हरियाणा प्रदेश के सिरसा में है। और डाबर झील भाई, और डाबर झील है भाई सोनीपत में, याद रख लियो। और सोनीपत की कौन सी जगह पे है? मूर्थल पे, ठीक है ना, और मूर्थलगढ़ है सोनीपत में। और आड़े है कौन सी झील है? डाबर झील भाई, इंपॉर्टेंट है, याद रख लियो भाई। खप्परवास झील भाई कहाँ पर स्थित है? जल्दी बता दो भाई। खप्परवास है झज्जर में, ठीक है। और झज्जर तो याद रख लियो, खच्चर, सबसे ज्यादा खच्चर भी झज्जर में है। अली झील कहाँ पर बनाई जा रही है भाई? इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है भाई। यह बनाई जा है हरियाणा प्रदेश के पानीपत में भाई, ठीक है ना। और अली पानीपती जिसका जन्म 1837 और 1914 के बीच में भाई मृत्यु हो गई थी उसकी 1914 में, यो बंदा था, इसी बंदे के नाम पर बनाई जा रही है। इसकी दो बड़ी मतलब विख्यात जो है प्रमुख रचनाएं, त्रिया के अजमून और यादगार आले हाले, ठीक है, ये दोनों की दोनों इसकी महत्वपूर्ण रचना है भाई। और इसी के नाम पर जो है अली झील जो है बनाई जा रही है। अगला आ गया भाई, इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म सरोवर कहाँ पर स्थित है भाई? और ब्रह्म सरोवर सबने बेरा भाई हरियाणा प्रदेश की धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में स्थित है भाई, कुरुक्षेत्र में है। अर्नु का है बर्मा ने, भगवान बर्मा ने खोद के बनाई दिया, ठीक है, ये बात मानी जा है, ये मान्यता है। भगवान बर्मा जी ने यहीं पर जो है पृथ्वी की कल्पना करी थी, आड़े बैठ के नुब धरती बना दी थी सारी की सारी भाई। इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका सारे आड़े बने थे। और अलब्रूनिया आया था, आपने बेरा होगा भाई, ठीक है। और उसकी एक किताब थी किताबुल हिंद, ठीक है, किताबुल हिंद, और उस किताब में भी इसका जिक्र कर रखा है ब्रह्म सरोवर का, ठीक है ना, याद रखेंगे भाई, इंपॉर्टेंट पहलू हैं ये। एशिया का सबसे बड़ा पक्की ईंटों का सरोवर है, मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है, या नु भी याद रख लियो है। और इसका पुनर्निर्माण कराया था लर्किन, एक अंग्रेज था भाई, लर्किन ने इसकी दोबारा मरम्मत कराने का काम करवाया था भाई, लर्किन ने, यो भी याद रख लियो, इंपॉर्टेंट पहलू है। वर्तमान में इसके वस्तुकार गुलजारी लाल नंदा है भाई, जो हिंदुस्तान देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बन लिए, तो नबेरा होगा, ठीक है। और 1968 में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना करी थी, जिसका अध्यक्ष जो है हरियाणा प्रदेश का राज्यपाल हुआ करता था, मतलब राज्यपाल होगा हमेशा ही। और उपाध्यक्ष जो है हरियाणा प्रदेश के कोई भी मुख्यमंत्री हो वो मुख्यमंत्री होंगे, तो याद रखेंगे। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले है रास नृत्य, ठीक है। और रास नृत्य आपको पता होगा महाभारत के टाइम का है, जब श्री कृष्ण भगवान जो है रास लीला किया करते थे, प्रेमी और प्रेमिका की कहानी को दर्शाने का काम करता है। जो रास नृत्य है मुख्यतः जो है महाभारत काल का जो नृत्य है, बहुत पुराना नृत्य है। और इसके अंदर जो है प्रेमी और प्रेमिका की कहानी को दर्शाया जाता है ये नृत्य। और ये नृत्य पलवल तथा फरीदाबाद क्षेत्र में किया जाता है। अक्सर एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि रास नृत्य जो है अधिकतर किन क्षेत्रों में किया जाता है, तो पलवल तथा फरीदाबाद में। और ये भी पूछ लिया जाता है कि जो रास नृत्य है वो क्या होता है, प्रेमी तथा प्रेमिका की कहानी। नेक्स्ट देखिए घोड़ी नृत्य। ले भाई, घोड़ी नृत्य जो है बिल्कुल पूरे हरियाणा प्रदेश में प्रसिद्ध है, ब्याह शादी पर किया जाता है, लड़की की शादी पर खासकर। और लड़के को घोड़ी पर बिठा करके सारा का सारा कुणबा परिवार रिश्तेदार सारे डीजे पे नाचते होंगे, आपने देखा होगा। और लड़का जो है घोड़ी पे उसको घुमाया जाता है, उसी को बोला जाता है घोड़ी नृत्य, ठीक है ना। निकासी भी बोलते हैं, पुरुषों द्वारा किया जाता है, देखा भी होगा। आजकल तो महिला भी नाचने लगी हुई डीजे पे, देखा भी होगा, ठीक है। उससे ना बोला कर घोड़ी नृत्य, ठीक है ना, निकासी नहीं काटा कर अपने देसी भाषा में। तो निकासी को ही जो है ब्याह शादी में घोड़ी नृत्य कहा जाता है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है खोड़िया नृत्य, ठीक है भाई। खोड़िया नृत्य तब किया जाए है जब जो लड़का है वो बारात लेकर लड़की के घर जा चुका होता है, बाद में औरतें महिलाएं जो है घर में शादी के जो दिन होता है उसी दिन जो लड़का जो है शादी के लिए चला जाता है, और घर में जो है लड़के के घर में ये उसकी जो है बहनों और जो सगी संबंधी जो रिश्तेदार होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। फेरों का रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। लड़कियां जो महिलाएं हैं भिन्न भिन्न अभिनय करती है, कोई मतलब दूल्हा बनता है, कोई दुल्हन बनती है, तो उसको जो है खोड़िया नृत्य कहा जाता है, ठीक है। और खोड़िया ना लड़के के घर रह जा है, याद रख लियो, ठीक है। और लड़का इतने बयान जा है, इतने लुगाई अपना करया कर करना है। अगला नृत्य आ गया भाई, नेक्स्ट है अपने पास छठी नृत्य, ठीक है। छठ नृत्य भी बोलते हैं, छठी भी। और छठी तब नबेरा अभी बालक होया बाद छठे दिन, ठीक है, बागली बुगली बांधा करे, ठीक है, बालक की छठी करया करे।
उसी को क्या कहते हैं, छठी नृत्य। और बड़ी विडंबना है, ये नृत्य जो है पहले केवल लड़के के जन्म पर किया जाता है, लेकिन अब जो है अच्छी बात है, धीरे धीरे जो है लड़की के जन्म पर भी जो है छठी नृत्य किया जाने लगा है। ठीक है, और ये शिशु के जन्म के छठे दिन किया जाता है, याद रखेंगे। फिर उसके बाद कुआं पूजन होता है उसी दिन, आपको पता भी होगा कुआं पूजन, कुएं पर पानी लेके आकर बच्चे की माँ जो है वो बाद में होता है कुआं पूजन। ठीक है, तो जो छठी नृत्य है शिशु के छठे दिन, और क्या किया जाता है इसके अंदर, बाकली बाटी जाती, देखा भी होगा, जो है गेहूं की या फिर चने की, ठीक है, या बाजरे की बाकलियां जो है बाटी जाती हैं, और चावल बनाए जाते हैं। हरियाणा का जो है पूरे हरियाणा प्रदेश में जो है ये प्रसिद्ध है, आपने सुना भी होगा, छठी नृत्य बोला जाता है इसको। ठीक है, या फिर छठी कहा जाता है। उसके बाद है खेड़ा नृत्य। खेड़ा नृत्य एक शोक का नृत्य है, बड़े बुजुर्ग की मृत्यु हो जाने पर जो है इस नृत्य को किया जाता है, काज के अवसर पर किया जाता है, आपको पता होगा इसे काज भी कहा जाता है। ठीक है, या फिर सतरवीं भी कहा जाता है। अब सतरवीं तो देखो पहले 17 दिन की जो है की जाती थी, लेकिन अब जो है धीरे धीरे दिन घटते जा रहे, कभी 12वीं 13वीं करने लगे हैं। तो इस अवसर पर जो है बुजुर्ग की मृत्यु पर जो है खेड़ा नृत्य किया जाता है। उसके बाद देखिए लूर नृत्य। ठीक है, लूर नृत्य देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है और हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था। जो है ये बांगर क्षेत्र में किया जाता है, याद रखेंगे। लूर नृत्य कहाँ किया जाता है, बांगर क्षेत्र में। और हरियाणा प्रदेश का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है बनता है यहाँ से, बहुत बार एग्जाम में छपा है ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अगला जो नृत्य है हरियाणा प्रदेश का जो फेमस है, फाग नृत्य। ठीक है, फागण मास में जो है ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, रंग वगैरह लगाते हैं या नाचती लड़कियाँ जो हैं होली से 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक जो है फागण के गीत गाती, आपने सुना होगा, नाचती भी हैं। ठीक है, ये परंपरा अब धीरे धीरे लुप्त हो रही है, लेकिन बहुत पहले वो जो है ये बड़ी ही मतलब शान शौकत से मनाया जाता था, ये नृत्य किया जाता था। ठीक है, सारी आसपास की जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, इकट्ठी होकर के गीत गाया करती थी, नाचती थी, गाती थी। वो दिन अब शायद चले गए हैं, लेकिन अब भी जो है कहीं कहीं ये परंपरा जिंदा है। और जो है होली के दूसरे दिन जो है फाग जो है खेला जाता है। और फाग नृत्य जो है मुख्यतः होली से 15 दिन पहले और 15 दिन बाद, यानी कि फागण मास में जो है, फागण का महीना जिसको बोला जाता है, फाग नृत्य किया जाता है और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ही किया जाता है ये तो। ठीक है, उसके बाद भी हरियाणा का जो मुख्य नृत्य है वो है तीज नृत्य। ठीक है, ये कहा भी जाता है सावन के महीने में, श्रावण बोलते हैं जिसको, सावन के महीने में। ठीक है, हरियाली का प्रतीक है, हरियाली तीज भी कहा जाता है इसको। और पूरे जो है पींग और पाटड़ी, देखा होगा, पींग यानी कि झूले गाल्या करें। ठीक है, झूला झूला जाता है, लगभग 15-20 दिन का प्रोसेस रहता है, 15-20 दिन चलता है ये। ठीक है, लेकिन तीज एक ही दिन होती है, सावन की जो तीज होती है ना, उसी को जो है तीज जो पर्व है वो बनाया जाता है। बहुत ही मतलब फेमस है हरियाणा प्रदेश के अंदर, आज भी जो है वो परंपराएं जिंदा है। अपनी बहन बेटी की जो है कोथड़ी दे करके आते हैं। ठीक है, भाई अपनी बहन की कोथड़ी दे के आता है। ये सारी चीज़ें जो है तीज के अवसर पर की जाता है। उसके बाद घूमर नृत्य। घूमर नृत्य जो है पूरे हरियाणा प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है। ठीक है, पंजा नृत्य भी कहा जाता है, इसके याद रखेंगे। और पंजाब में, ठीक है ना, पंजाब में मुख्यतः इसको किया जाता है। ठीक है, पंजाब का है वैसे तो ये नृत्य, और हरियाणा प्रदेश के जो है कुछ क्षेत्र जो पंजाब से सटे हैं वहाँ भी जो है इसको किया जाता है, याद रखेंगे, मुख्यतः पंजाब का। उसके बाद झूमर नृत्य। झूमर नृत्य मुख्यतः जो है राजस्थान का है वैसे तो ये, लेकिन राजस्थान के जो क्षेत्र है, पश्चिमी जो हरियाणा है, राजस्थान से सटा हुआ है जो क्षेत्र, वहाँ जो है ये झूमर नृत्य किया जाता है अक्सर, याद रखेंगे। तो झूमर नृत्य जो है मुख्यतः राजस्थान का है, लेकिन हरियाणा जो पश्चिमी क्षेत्र है जो राजस्थान से अटैच है, उसके अंदर जो है झूमर नृत्य किया जाता है, याद रखेंगे। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि झूमर नृत्य जो हरियाणा के किस क्षेत्र में किया जाता है, तो याद रखेंगे ये हरियाणा के जो है पश्चिमी में। उसके बाद छड़ी नृत्य। ठीक है, और छड़ी नृत्य आपको पता होगा गुग्गा पूजन यानी कि गुग्गा नवमी के दिन। ठीक है, गुग्गे का त्यौहार जो है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर मनाया जाता है, आपको पता होगा, गुग्गा नवमी बोलते हैं जिसको। ठीक है, और इसमें जो है एक पुरुष जो है नाचता है और अपने बदन पर जो है छड़ियों, लोहे की बेल से अपने आप को पीटता है, बिल्कुल नाचता हुआ। ठीक है, और भादव यानी कि भादवे में बनाया जाता है। ठीक है ना, पता होगा भादवा का महीना वो है। ठीक है ना, सावन से जस्ट अगला महीना होता है ना, तो उस महीने में जो है इस त्यौहार को बनाया जाता है, भादव की नवमी को। ठीक है, जिसे गुग्गा नवमी के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है। उसके बाद है धमाल नृत्य। धमाल नृत्य अति महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। और जो धमाल नृत्य महाभारत काल का नृत्य है, ठीक है ना। इसके अंदर जो है पुरुष प्रधान होता है और ये मुख्यतः जो गुरुग्राम है, अपना गुड़गांव है, गुड़गांव क्षेत्र में किया जाता है, याद रखेंगे। धमाल नृत्य अति महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में छपा है। उसके बाद है सांग। सांग परंपरा हरियाणा प्रदेश की बहुत पुरानी परंपरा है, आपको पता होगा। किशनलाल राजकीय नृत्य भी है ये, और किशनलाल भाट को जो है इसका श्रेय जाता है 1750 ईस्वी के आसपास जो है हरियाणा प्रदेश में पौराणिक कथाओं में भी जो है इसके अंदर जो है जिक्र किया जाता है, पौराणिक कथाओं का सांग में, ठीक है। उसका प्रतिरूप किया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। सांग एक तरह से जो है पौराणिक कथाएं हैं उनका प्रतिरूप होता है, जिसको जो है लकड़ी के तख्तों पर, यानी कि 1750 के आसपास जो है इस परंपरा को किशनलाल भाट ने जो है शुरुआत करने का, एक अलग ही ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया था। उसके बाद जो है हरियाणा प्रदेश में बहुत से सांगी आए, जैसे आपने सुना होगा पंडित लक्ष्मीचंद, ठीक है, मांगे राम, ये बहुत बड़े बड़े सांगी थे। उन्होंने जो है जो सांग परंपरा है बिल्कुल उसको चरम पर पहुंचाया था। धीरे धीरे जो है ये सांग परंपरा लुप्त होती जा रही है, और सांग जो परंपरा है वो आपको पता होगा लकड़ी के तख्तों पर, ठीक है, पुरुषों द्वारा महिलाओं के वस्त्र पहनकर किया जाता है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। इस टॉपिक है हरियाणा के राजकीय चिन्ह और प्रतीक। सबसे पहले बात करूं राजकीय पशु। हरियाणा प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो याद रखेंगे काला हिरण, ठीक है। तो हरियाणा प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो क्या रहेगा? काला हिरण, और जिसको जो है कृष्ण मृग भी कहा जाता है। और जो है ये एक जीन्स एंटीलोप की प्रजाति, जो कि जीवित एकमात्र प्रजाति है, उससे बिलोंग करता है, याद रखेंगे। कभी कभार इसकी प्रजाति भी पूछ ली जाती है। उसके बाद अगला जो राजकीय पक्षी के बारे में बात करूं तो सबसे पहले जो है काला तितर जो है उसको सामान्य भाषा में बोला जाता है, और कभी कभार जो है इंग्लिश में यदि पूछा जाए तो ब्लैक फ्रैंकोलिन भी जो है लिखा आता है, ठीक है। तो दोनों ही जो है कई बार काला तितर भी मिलता है ऑप्शन में, और कभी कभार जो है ब्लैक फ्रैंकोलिन जो है हरियाणा प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तो यदि सवाल पूछ लिया जाए हरियाणा प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या रहेगा, तो क्या रहेगा? ब्लैक फ्रैंकोलिन या फिर काला तितर। उसके बाद बात करूं मैं राजकीय वृक्ष। तो हरियाणा प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो पीपल जो है हरियाणा प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, ठीक है। तो राष्ट्रीय वृक्ष की बात करूं वो बरगद है। कई बार जो है कंफ्यूज रहती है ये कन्फ्यूजन कि जो राष्ट्रीय वृक्ष है यानी कि हिंदुस्तान देश का है वो बरगद है, याद रखेंगे। उसके बाद बात करूं मैं राजकीय फूल की। पुष्प जो है क्या है? हरियाणा प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो कमल है, याद रखेंगे। और राष्ट्रीय पुष्प भी क्या है? कमल ही है, याद रखेंगे ये दोनों की दोनों बातें। तो राष्ट्रीय फूल पूछ लिया जाए तो भी क्या है? कमल है, ठीक है। तो दोनों का आंसर क्या रहेगा? कमल रहेगा। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, राजकीय फूल कमल ही रहेगा। नेक्स्ट है राजकीय खेल। हरियाणा प्रदेश का जो राजकीय खेल है आपको पता होगा दूध दही का खाना, और यहाँ जो है कुश्ती के अखाड़े देखने को मिलते हैं। तो कुश्ती जो है हरियाणा प्रदेश का राजकीय खेल है। अगर मैं बात करूँ राष्ट्रीय कुश्ती अकादमी जो है वो सोनीपत में है, याद रखेंगे। कई बार पूछ लिया जाता है कि जो राष्ट्रीय कुश्ती अकादमी है वो कहाँ पर स्थित है? सोनीपत में है, ठीक है। हरियाणा प्रदेश जो है कुश्ती के लिए पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाना जाता है इसे। उसके बाद बात करूं राजकीय चिन्ह। हरियाणा प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो क्या है? उगते हुए सूरज के समान कमल का फूल। देखिए साइड में आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा, दोनों तरफ गेहूं की बालियां और ऊपर सारनाथ का अशोक स्तंभ है। ये है हरियाणा सरकार का चिन्ह, ठीक है। तो हरियाणा का जो राजकीय चिन्ह है वो यही रहेगा। नेक्स्ट देखिए राजकीय स्तनधारी पशु। देखिए स्तनधारी पशु पूछा ना कि राजकीय पशु, ठीक है, दोनों में फर्क है। यदि राजकीय स्तनधारी पशु पूछ लिया जाए तो नीलगाय रहेगा। राइट आंसर क्या रहेगा? नीलगाय, याद रखेंगे, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर राजकीय पशु पूछ लिया जाए तो काला हिरण, ठीक है, याद रखेंगे। राजकीय पशु पूछ लिया जाए तो काला हिरण, और स्तनधारी पशु पूछ लिया जाए तो नीलगाय जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। उसके बाद देखिएगा राजकीय त्योहार क्या है।
हरियाणा प्रदेश का जो राजकीय त्यौहार है तीज है, याद रखेंगे। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रसिद्ध है तीज का त्यौहार। सावन के महीने में जो है तीज का त्यौहार मनाया जाता है। स्पेशली जो है कोथली देने की परंपरा जो है, एक भाई अपनी बहन को उपहार देता है तीज के अवसर पर, जिसे कोथली कहा जाता है। बड़ा ही जो है शानदार ये त्यौहार है हरियाणा प्रदेश के वासियों के लिए, और पूरे हरियाणा प्रदेश में पूरे हर जो है घर में इसको मनाया जाता है। तीज का त्यौहार जो है हर भाई अपनी बहन के घर जो है कोथली देने का काम करता है। तो याद रखेंगे। राजकीय हास्य व्यंग्य कवि, ठीक है, हरियाणा प्रदेश के राजकीय हास्य व्यंग्य कवि जो है यहाँ पूछा गया है। तो जल्दी से यदि आपको पता है तो कमेंट करके अपना आंसर यहाँ कमेंट बॉक्स में डालें। तो श्री जफर जठाली, ठीक है ना, याद रखेंगे। मीर जफर जठाली जो है हरियाणा प्रदेश के हास्य व्यंग्य कवि है, याद रखेंगे। ठीक है, अगर बात करूं मैं राजकीय कवि की, तो हरियाणा प्रदेश के जो राजकीय कवि है वो उदय भानु हंस हैं, याद रखेंगे। वो हास्य कवि थे, और राजकीय कवि पूछ लिया जाए तो उदय भानु हंस जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और कई बार जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इनका जन्म जो है 1926 में पाकिस्तान, और 2019 में जो है हिसार में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है ना, याद रखेंगे 2019 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। राजकीय फल पूछा गया है, हरियाणा प्रदेश का जो राजकीय फल है वो क्या रहेगा? आम रहेगा, याद रखेंगे, आम रहेगा। ठीक है, और राष्ट्रीय फल की बात करूँ तो भी आम ही है। ठीक है, राजकीय फल भी आम है और राष्ट्रीय फल भी क्या है? आम है। राजकीय नदी पूछी इस बार, जल्दी से बताइएगा क्या रहेगा? सरस्वती नदी जो हरियाणा प्रदेश की जो है राजकीय नदी है। ठीक है, और राष्ट्रीय नदी की बात करूँ तो वो गंगा है। हमारी गंगा जो नदी है सबसे बड़ी नदी है हिंदुस्तान देश की, 2525 किलोमीटर लंबाई है। राजकीय उपन्यास की बात करूँ तो हरियाणा प्रदेश का जो राजकीय उपन्यास है वो झाड़ू फिरी है। ठीक है ना, झाड़ू फिरी जो है हरियाणा प्रदेश का राजकीय उपन्यास रहेगा। और राजा राम शास्त्री द्वारा हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास भी क्या है? झाड़ू फिरी है, याद रखेंगे। हरियाणा प्रदेश का जो पहला उपन्यास है वो किसने लिखा था? राजा राम शास्त्री ने, और क्या नाम है उसका? झाड़ू फिरी। उसके बाद बात करूं मैं राजकीय नृत्य, हरियाणा प्रदेश का जो राजकीय नृत्य है, याद रखेंगे, सांग है। और सांग परंपरा जो है पूरे हरियाणा प्रदेश में कभी प्रसिद्ध हुआ करती थी, जो धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पर है। उसके बाद बात करूं मैं राजकीय मिठाई की। ठीक है, तो जो राजकीय मिठाई है हरियाणा प्रदेश की वो कौन सी है? जलेबी है। और जलेबी जो है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आपको हर हलवाई की दुकान पर देखने को मिलेगी। ठीक है, और घेवर भी कभी कभार ऑप्शन में आता है, याद रखेंगे। हरियाणा प्रदेश का कई बार ऑप्शन में जो है घेवर आता है। घेवर और जलेबी जो है दोनों ही बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे राजकीय मिठाई के तौर पर। ठीक है, तो घेवर जो है अक्सर एग्जाम में जो है ऑप्शन के तौर पर देखा गया है। घेवर भी जो है हरियाणा प्रदेश की राजकीय मिठाइयों में से एक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार बने तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।